सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पशुपालन से रिलेटिव महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और पशुपालन का जो टॉपिक जो आपका है पेपर में, तो जो पशुपालन का जो सिलेबस है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगे मेरे को, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अपन आज इस क्लास में बात करेंगे भाई 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और 45 में से कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाते हो, कितने क्वेश्चनों का आप आंसर जो है सही दे पाते हो, ये वीडियो पूरा देखने के बाद, क्लास पूरी देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई। तो दोस्तों पशुपालन से रिलेटिव महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि कैटेलो किसका क्रॉस है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को भाई, ये कैटेलो किसका क्रॉस है, इसको इंपोर्टेंट कर लो भाई और दिमाग में बैठा देना। ये क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा ये क्वेश्चन। कैटेलो किसका क्रॉस है, तो देखिए विदेशी गाय देसी भैंसा, या देसी गाय या अमेरिकी भैंसा, विदेशी गाय या अमेरिकी भैंसा, या देसी गाय देसी भैंसा। तो जिन लोगों को आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भाई कि कैटेलो है जो किसका क्रॉस है। तो दोस्तों कैटेलो किसका क्रॉस है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के बारे में भाई, राइट ऑप्शन के लिए, कि कैटेलो विदेशी गाय और अमेरिकी भैंसा का क्रॉस है। किसका है भाई, विदेशी गाय और अमेरिकी भैंसा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन है अपना। तो दोस्तों गर्भकाल की अवस्था है, तो भाई अवस्था, गर्भ अवस्था या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गर्भकाल की जो अवस्था है ना, ये डिंब अवस्था भी इसमें शामिल है, भ्रूण अवस्था भी शामिल है और गर्भ अवस्था भी शामिल है। काफ़ी बच्चे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप लोग क्या लगाओगे भाई, गर्भकाल की अवस्था है तो गर्भ अवस्था या भ्रूण अवस्था। तो काफ़ी बच्चे तो ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर राइट करके आएंगे। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, ऑप्शन नंबर 1 भी राइट है, 3 भी राइट है, यानी कि उपरोक्त सभी हैं जो इसमें सही है भाई। उपरोक्त सभी हैं जो गर्भकाल की अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो गर्भकाल की अवस्था, डिंब अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भ अवस्था, ये तीनों अवस्था है जो गर्भकाल की अवस्था मानी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कभी डिंब अवस्था। तो दोस्तों डिंब अवस्था की बात करें तो 10 से 14 दिन की यहाँ पर बात करेंगे, 10 से 14 दिन। भ्रूण अवस्था, तो भ्रूण अवस्था की बात करें तो 15 से 45 दिन की जो अवस्था होती है वो भ्रूण अवस्था होती है। 15 से 45 दिन की अवस्था क्या कहलाती है भाई, भ्रूण अवस्था। या फिर भ्रूण अवस्था के बारे में अगर पूछा जाए क्वेश्चन और आपको दिनों की जो यहाँ पर ऑप्शन बताया जाए तो आपको 15 से 45 दिन बताना है। गर्भ अवस्था की बात करें तो गर्भ अवस्था की बात करें तो देखिए 45 के बाद होता है 46। तो 46 से लेकर प्रसव तक जो है अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है भाई, तो ये गर्भ अवस्था है। 46 दिन से प्रसव अवस्था तक का जो समय है ये है गर्भ अवस्था। और भ्रूण अवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो 15 से 45 दिन तक है। डिंब अवस्था की बात करें तो 10 से 14 दिन का जो समय है डिंब अवस्था में माना गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर्य संकलन के लिए प्रयुक्त कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है। जो उसको इकट्ठा करते हैं वीर्य को, उसके लिए जो कृत्रिम योनि बनाई जाती है, तो उसका जो है तापमान के बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कितना होता है। जिन बच्चों को आता है कमेंट करते जाए साथ में और बताते जाए भाई। एक एक क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को पूरा देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखें और वापस इसका अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं क्योंकि भाई रिवाइज ज़रूरी है। मैं कहता हूँ एग्ज़ाम से पहले पहले आप एक बार तो आप अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर दो और उसके बाद में दोस्तों 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये जो समय है अभी 5-6 महीने का अभी समय है आपके पास, तो ये पर्याप्त है भाई।
इतना सिलेबस जो देखा जाए तो उसके लिए समय पर्याप्त है। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दो और उसके बाद में कम से कम, मैं कहता हूँ 2 बार तो रिवाइज करो, लेकिन मैं 3 बार का कह रहा हूँ, लेकिन 2 बार से कम तो रिवाइज होना ही नहीं चाहिए। जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो तो ऐसा करेंगे तभी उनके सिलेक्शन होगा भाई। हाँ, क्योंकि देखिए सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, काफ़ी बच्चे ऐसे होता है एक बार सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और एक बार रिवीजन में उसके चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, उसको याद हो जाता है। काफ़ी बच्चे 2 से 3 बार जब रिवाइज करते हैं तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कह दे भाई मुझे समझ में आता ही नहीं है, तो वो गलत है भाई। 2 बार 3 बार 4 बार करो, नहीं आती समझ में, आएगी कहाँ जाएगी? याद होगा, याद होना पड़ेगा भाई, है ना। तो दोस्तों वीर्य संकलन के लिए प्रयुक्त कृत्रिम योनि का जो तापमान के बारे में आपको पूछा गया कि कितना है, तो यहाँ बात करते हैं अपन इसके तापमान के बारे में। तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस जो है इसका जो तापमान होना चाहिए। कितना भाई? 39 से 41 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए कृत्रिम योनि का। और ये जो तापमान इसका बात करें कि भाई कृत्रिम योनि का तापमान बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, तो अपन बात करते हैं कि उसके लिए दोस्तों है जो गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? देखिए, गर्म पानी का जो है इसमें उपयोग किया जाता है तापमान को बनाए रखने के लिए। निम्न में से दूध जो है चेतक हार्मोन कौन सा है? कैसिन, ऑक्सीटोसिन या ऑक्सिन या एंट्रीनिल? जिन बच्चों को आता है तो साथ में कमेंट करते जाइए भाई इसमें। तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निम्न में से कौन सा मशीन द्वारा दूध निकालने का लाभ नहीं है? यानी कि जो मशीन के द्वारा जो दूध निकाला जाता है उसका लाभ जो है नहीं है, उसके बारे में बताना है। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं भाई? देखें, जो जल्दबाजी में जो क्वेश्चन को लगाते आते हैं वो ऐसे गलत करके आते हैं क्वेश्चनों को। तो देखते हैं कि जो है निम्न में से कौन सा मशीन द्वारा दूध जो है दुग्ध निकालने का लाभ है, न्यूनतम श्रम की आवश्यकता लाभ है भाई? अरे नहीं, क्वेश्चन कह रहा है जो नहीं है वो बताना है, जो नहीं है वो बताना है। अगले ऑप्शन नंबर ये जो करके आएगा ऐसे, उसका ये गलत हो जाएगा भाई। तो फिर क्या फायदा? क्वेश्चन को पूरा पढ़े और उसके बाद में है जो उसका आंसर लगाए। ज़्यादा इसमें जो है समय नहीं लगता है, 2 से 4 सेकंड जो ज़्यादा लगते हैं पढ़ने में। तो देखें, न्यूनतम श्रम की आवश्यकता इसका लाभ है। सर्वाधिक दुग्ध देने वाले पशुओं में उपयुक्त विधि, ये भी जो है इसका एक लाभ जो गिना जाता है। स्वस्थ दूध उत्पादन में सहायक है ये, बिल्कुल भाई, ये भी इसका लाभ है। थन से रक्त का रिसाव जो है इसका लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों अपन, तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण पशुओं को नियंत्रित करने से संबंधित है? इनकी वो कौन सा जो उपकरण है इसमें से जो पशुओं को नियंत्रित कंट्रोल में करने के काम आता है, उससे संबंधित है? तो देखें, तो मोहरा है भाई, बुल बिल्डर है, जो बुल लीडर है, नकेल है, और उपरोक्त सभी इसमें जो है राइट माने जाएंगे। उपरोक्त सभी इसमें राइट है भाई। और इसमें देखे जाए कि भी पशुओं की पूंछ पकड़ना क्या पशुओं को नियंत्रण करने में काम आता है? तो बिल्कुल आता है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसमें भी देखिए ये भी होगा। और ये जो कैडरेल है वो भी इसमें जो शामिल बताया गया है। तो ये जो तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं आपको एक बार जो देखना पड़ेगा और उसका एक बार जो रिवीजन करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी भाई। रानीखेत बीमारी का संबंध है, तो दोस्तों रानीखेत बीमारी का संबंध है तो भाई देखिए भैंस से, मछली, मुर्गी या फिर भेड़ से। तो रानीखेत जो है एक बीमारी है, पशुओं की बीमारी है, होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखें तो भाई रानीखेत है जो दोस्तों ये पक्षियों में होने वाली बीमारी है जो मुर्गियों में देखने को मिलती है। किसमें भाई? मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, ये पक्षियों से संबंधित जो है बीमारी है रानीखेत बीमारी। तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों सही ऑप्शन के लिए।
और ये जो बीमारी है इसमें मुर्गियों में नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि भाई मुर्गियों में 9वें जो ये चूजा होता है मुर्गियों का, उसके 9वें सप्ताह में इस रानी खेत का एक टीका लगता है और फिर दूसरा टीका लगता है 12वें और तीसरा 14वें जो सप्ताह होता है उसका, उसमें लगता है, ताकि ये जो बीमारी है उसमें नहीं हो। होती तो है लेकिन हल्की फुल्की होकर उसमें इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। गुम्बोरा नामक रोग पाया जाता है, इंपॉर्टेंट कर लो भाई, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लो। गुम्बोरा नामक रोग पाया जाता है तो देखिए गाय में, भैंस में, मुर्गी में या फिर बकरी में। तो दोस्तों गुम्बोरा नामक जो रोग है ये मुर्गियों में होने वाला रोग है। किसमें भाई? रानीखेत तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया क्योंकि आम जगह अपन देखते हैं रानीखेत ऐसे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जा गया तो आप मुर्गियां जो है राइट करके आओगे कि भी गुम्बोरा है जो मुर्गियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। और गुम्बोरा ये जो है दोस्तों, ये जो मुर्गियां अंडे देने वाली होती है ना, उसमें ज़्यादा जो होता है, और उन मुर्गियों को लेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेयर्स, अंडे देने वाली मुर्गियों को किस नाम से जाना जाता है? तो लेयर्स के नाम से भी उनको जाना जाता है। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं। तो दोस्तों अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं तो कांच, सुइया, पॉलीथीन, थैलिया या उपरोक्त सभी। बताएं भाई, जिन बच्चों को आता है तो साथ में बताते जाइए। तो देखिए अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बारे में पूछा गया तो कांच भी है, सुइया भी है, पॉलीथीन थैलिया भी है, और एल्यूमिनियम के जो डब्बे आते हैं एल्यूमिनियम के, वो भी इसमें शामिल किए गए। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम के डब्बे दे दे और यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन 5 नंबर में दिया जाए तो आपको उसको राइट करके आना है। उपरोक्त सभी इसमें जो है राइट है, सभी ऑप्शन है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों सही ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विधि गोबर निस्तारण की विधि है? तो भाई गोबर निस्तारण की विधि है तो कौन सी विधि है? तो यहां बात करते हैं अपन गोबर निस्तारण की विधि के बारे में। तो देखिए फर्श कोटिंग बिल्कुल है भाई, तवसा टॉनिक है, पीतल पॉलिशर है, ये भी है। उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, उपरोक्त सभी जो है इसमें गोबर निस्तारण की विधि है। ये जो विधियां दे रखी, गोबर निस्तारण से संबंधित विधि नहीं है, ऐसा पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन को। तो यहां पर है जो एक अलग दिया जाएगा तो आपको उसको राइट करके आना है, जो नहीं है, क्योंकि ये तो है, याद कर लेना भाई। गोबर निस्तारण की विधि फर्श कोटिंग है, तवसा टॉनिक है, जो है पीतल पॉलिशर है, ये जो है विधियां गोबर निस्तारण की विधियों में आती हैं। सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है। हे काफी बार जो है देखने को मिला है शब्द अपने मॉडल पेपर जो तैयार कर रहे हैं अपन उसमें। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बार भी आपको बताया है कि ये है क्या। जो बच्चे कंटिन्यू जो मेरी क्लास देख रहे हैं उसको अभी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये है क्या है, क्योंकि आपको चीज़ें याद रहती हैं या नहीं रहती ये मैं देखना चाहता हूँ। तो सबसे अच्छी जो है दलहनी है तैयार की जाती हैं तो किससे? रिजका से, बरसिम से, जई से या जो से। तो दोस्तों बात करेंगे अपन यहां पर रिजका से। सबसे अच्छी दलहनी है रिजका से तैयार की जाती हैं, और है क्या ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। क्योंकि काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन जो है के बारे में लगभग है से संबंधित 3-4 ऐसे क्वेश्चन बने हैं तो मैं उनको आपको करवा चुका हूँ। तो आप मेरे को इस बारे में बताइएगा भाई। तो गिनी घास का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों गिनी घास का उद्गम स्थान है, तो देखिए अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, अमेरिका या फिर जर्मनी। गिनी घास है ना दोस्तों, ये बहुवर्षीय हरे सारे की फसल है
तो ये आपको बताना है कि इसका उद्गम स्थल है जो कौन सा है। तो भाई इसका उद्गम स्थल माना गया है भाई अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सारागाह का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सारागाह का प्रकार है, जो प्रकार है उसके बारे में बताना है। तो अस्थायी सारागाह इसका प्रकार है, स्थायी सारागाह भी है, वार्षिक सारागाह भी है। तो उपरोक्त सभी जो है इसमें सही है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे भाई राइट ऑप्शन के लिए, कि सारागाह के प्रकारों में जो हैं ये सभी इसमें शामिल हैं। फिर बात करें दोस्तों अपन के सारागाह में पाई जाने वाली जो कई घास होती हैं, तो उसमें देखा जाए तो काफ़ी बार घासों के बारे में क्वेश्चन बना है। तो यहाँ देखते हैं अपन अंजन घास की बात करते हैं, अंजन घास। फिर बात करें अपन गोरिया, ये सभी घासों के प्रकार है भी, ध्यान रखना है। कभी भी पूछा जाए तो बताना है कि अभी हाँ ये घास है, जो है जखाल है, दामन है, सेवन घास है, नेपियर है, सुडान है। ये सभी जो है घासों के प्रकार है। यहाँ से भी क्वेश्चन अगर बना तो आप राइट करके आओगे। अंजन क्या है, तो दोस्तों अंजन एक घास का प्रकार है, एक घास है, ये घास का नाम है। क्वेश्चन बना तो भाई याद कर लो, राइट करोगे उसको। जानवर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन की कितने प्रतिशत होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा भाई। पशुपालन का जो आपका भाग है उसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि जानवर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन की कितने प्रतिशत है। बताएं भाई, जिन बच्चों को आता है बताएं। तो देखिए जितना शरीर का वजन है उसका 8% जो है रक्त की मात्रा इसमें होती है। कितने प्रतिशत? 8%। याद कर लेना भाई, 8% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिल्क फीवर किस समय ज्यादा होता है। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने देखिए लिख के कहता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क फीवर किस समय ज्यादा होता है? प्रसव के 72 घंटे बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद या 30 दिन बाद। तो यहां पर बात करते हैं अपन मिल्क फीवर किस समय होता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे भाई, प्रसव के 72 घंटे बाद जो है मिल्क फीवर की जो समस्या होती हैं देखने को मिलती हैं 72 घंटे बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बाह्य परजीवी है। तो दोस्तों बाह्य परजीवी कौन सा है इसमें से? तो देखिए अपन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं इसमें राइट ऑप्शन के लिए कि ये बाह्य परजीवी है, किलनी। किलनी है जो बाह्य जो है परजीवी है। और दोस्तों ये जो है परजीवी ये पशुओं के शरीर के ऊपर रहते हैं, ध्यान रखना। किलनी शरीर के ऊपरी पार्ट में रहते हैं। और ये जो है इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो अपन बात करेंगे। देखें जुए हैं इसमें शामिल है, पिस्सू इसमें शामिल है, सींचड़ भी है जो इसमें शामिल है। माइंड काफ़ी बार देखा जाए तो ये भी है जो इसमें देखने को मिलते हैं। हालांकि पशुओं में ये सींचड़ वाली जो बीमारी जो है, ये जो सींचड़े हैं जो ये ज़्यादा होते हैं, ये तो माइट भी होते हैं, जुए भी होते हैं, पिस्सू भी होते हैं। ये जो शरीर के ऊपरी भाग में यानी कि शरीर की त्वचा के ऊपर है जो पाए जाने वाले परजीवी हैं। इसको सभी को मिला के बोला जाता है किलनी। क्या बोला जाता है भाई? किलनी। याद कर लेना, एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 2 दिन से थोड़ा जुकाम था तो आपकी जो है क्लासें नहीं ले पाए। टिनियासिस नामक जो रोग हैं
किस कृमि द्वारा पशुओं में फैलता है? टीनियासिस की बात करते हैं यहाँ पर। ये टीनियासिस क्या है भाई? तो एक रोग है। तो आपको ये बताना है कि ये टीनियासिस रोग है, ये किस कृमि द्वारा पशुओं में फैलता है? तो फीता कृमि जो गोल है, या हुकवॉर्म की बात करती हैं, या सप्टे कृमि की बात करते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा भाई? बताएं जिन लोगों को आता है। तो दोस्तों टीनियासिस नामक जो रोग है ये फीता कृमि के द्वारा पशुओं में फैलता है। और ये फीता कृमि की अगर बात करें अपन, ऑप्शन नंबर 1 अपना इस राइट है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों फीता कृमि अगर देखा जाए तो ये गाय भैंस की बात करते हैं अपन, गाय भैंस, भेड़ बकरी की बात करते हैं। तो इसमें जो है ये इनके आंतों के अंदर ये रोग होता है। गाय भैंस भेड़ बकरी जो होते हैं पशु, इनके आंतों में जो है होने वाला ये रोग है टीनियासिस की बात करते हैं अपन। टीनियासिस रोग है जो किनके, इनके आंतों में होता है। और इस रोग से छोटी उम्र के जो पशु होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। छोटी उम्र के पशु। किस बीमारी का टीका सिर्फ मादा में लगाया जाता है? देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी बीमारी है भाई जिसका टीका सिर्फ मादा में लगाया जाता है? गलघोटू, लंगड़ा बुखार, थैलेरियोसिस या बुर्सेलोसिस? जिन बच्चों को आता है कमेंट करते जाइए साथ में। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं बुर्सेलोसिस, ये जो टीका है ये ओनली फॉर मादा में लगाया जाता है। किसमें? मादा में। बुर्लेसिस बीमारी है जिसका टीका सिर्फ मादा में लगाया जाता है। निम्न में से किस रोग के उपचार में पशु को चावल के जो है मौन में नमक मिलाकर पिलाया जाता है? तो दोस्तों वो कौन सा रोग है? तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए खुजली में नहीं है भाई, पैसिस में नहीं है, अतिसार की बात करते हैं। अतिसार या फिर इसे दस्त के नाम से भी जाना जाता है, दस्त। इसके जो है उपचार में चावल के मांड में नमक मिलाकर पिलाया जाता है। प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री जो बड़े पर्दे पर देखी व सुनी जाती है उसे कहा जाता है? तो देखिए सिनेमा फिल्में भी कहा जाता है, टेलीविजन भी और वीडियो, ये तीनों है जो उसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे अपन यहाँ पर राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान को भरना है आपको। तो अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या फिर बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि है। तो कौन सी है भाई? तो देखिए परिणाम दर्शन। दोस्तों परिणाम दर्शन अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या फिर बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी विधि है? तो परिणाम प्रदर्शन। कौन सी विधि है भाई? परिणाम प्रदर्शन विधि है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जितने क्वेश्चन देखे हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते थे? हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम से पहले 25,000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो बनाई है हमने। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में पूरा जो है सिलेबस आपको करवाया जाएगा और 1 से 2 बार उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा इस चैनल पर। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा भाई। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास अपनी होगी पार्ट ए की। पार्ट ए में भी जैसे 105 जो है क्वेश्चन जीके जीएस करंट के साइंस के क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे और 105 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में भी और क्लास फॉर्मेट में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।